Hello students, I am your accounting teacher from Alpha Plus Academy and today we are discussing our chapter Basic Accounting Terms. इसमें हमारे पास पहले है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस में लगाता है, उसे बोलते हैं कैपिटल। ये कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, गुड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में या एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। कैपिटल की हेल्प से ही हम जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी गुड्स और एसेट्स को परचेज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है, एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से कैश में मनी निकालता है या कोई गुड ले लेता है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटी। ये वो अमाउंट होती है जो फर्म बाहर के लोगों से उधार लेती है। उस अमाउंट को छोड़कर जो वो ओनर से लेती है, बाकी सभी अमाउंट जो वो बाहर से उधार लेती है, कोई लोन लेती है, तो उसे हम लायबिलिटी के अंडर लेते हैं। लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? अगर हम एसेट में से कैपिटल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास लायबिलिटी आ जाती है। लायबिलिटी हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स की है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो हमारी 1 साल के बाद ड्यू होती है। नॉर्मली इसका पीरियड 1 ईयर के बाद होता है, 1 ईयर के बाद ही हम इसे पे करते हैं। इसमें आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स एसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है करंट लायबिलिटीज़। ये नॉर्मली 1 ईयर के अंदर अंदर जो है ड्यू हो जाती हैं और हमें पे करनी पड़ती हैं। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट या बिल्स पेबल एसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है एसेट्स। एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स, इट इज़ कॉल्ड एन एसेट्स। ऐसा कुछ भी जो बिजनेस के खुद के पास है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके खुद के पास है, उसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड होती है जो उसने बाहर वालों को लोन दे रखा है, कुछ दे रखा है, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो उन सबको क्या बोलते हैं? एसेट्स। एग्जाम्पल जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर एसेट्रा। एसेट्स के लिए 3 थिंग्स मस्ट हैं। वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, इट मस्ट बी, उसे उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन बाय द बिजनेस। बिजनेस ने उसे ख़रीदा होना चाहिए, बिजनेस का उस पर अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। उसे जो हमने ख़रीदा है उसके लिए हमने कोई ना कोई मनी उसके लिए पे की होनी ज़रूरी है। फिर आगे हमारे पास एसेट्स की 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट, सेकंड है करंट एसेट और थर्ड फिक्टिशियस एसेट्स। पहला हमारे पास है नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो हम कंटिन्यूस यूज़ के लिए लेते हैं बिजनेस में। इसका पर्पस मेन क्या होता है? हम उससे कुछ प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को। इसको हम जो ये एसेट्स हैं हम इसे बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, इट इज़ नॉट फॉर सेल। इसको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब हम मशीनरी से क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है? हम इन्हें रेगुलर बेसिस पे तो चेंज नहीं करते, काफ़ी लंबे समय के बाद जब एक्सपायर हो जाए या कुछ ऐसा इसमें डिफेक्ट आ जाए तभी हम इन्हें चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। फिज़िकल एग्जिस्टेंस से मतलब है हम उसे छू सकते हैं या हम उसे देख सकते हैं। और इनटेंजिबल क्या हुआ? जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो सेल के लिए नहीं है। करंट एसेट्स वो हैं जो सेल के लिए हैं और जिसको मैनेजमेंट क्या चाहती है कि वो एसेट्स को विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर पाए, जैसे कि स्टॉक और बीआर। फिर हमारे पास है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जिससे हमें
फर्दर कोई बेनिफिट अराइव नहीं होने वाला, ना ही हमें उससे कोई कैश रियलाइज़ होगा। इसमें हम ले सकते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का मतलब है लॉस को हम ले सकते हैं। लॉस से हमें फर्दर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हम रियलाइज़ नहीं कर सकते उससे कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? मनी रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। जब हम कैपिटल एसेट्स को बेचकर कोई मनी रिसीव करते हैं तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल से हमें कोई इनकम हो रही है, कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम्पल है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम अगर फिक्स्ड एसेट्स की बेचकर कोई अमाउंट रिसीव हुए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। या सेकेंड है अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ लोन्स। अगर हम कोई लोन लेते हैं उसकी वे से हमें कोई अमाउंट रिसीव हो तो वो भी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है रिवेन्यू रिसिप्ट। जब हम डे टू डे अर्निंग ऑफ बिजनेस इज रिवेन्यू रिसिप्ट। जब हम डे टू डे अर्निंग से, हम जो रेगुलर अर्निंग कर रहे हैं उससे हमें जो इनकम हो रही है दैट इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल मनी अगर हमें गुड्स की सेल से रिसीव हो रही है दैट इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट। अगर हम कोई कमीशन या फ़ी रिसीव कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को रेंडर करके दैट इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से क्या मतलब है? कोई ऐसी पेमेंट, हम कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हैं जिससे हमें फर्दर कोई बेनिफिट अराइज होने वाला है। हम कोई ऐसी पेमेंट करते हैं जिससे हमें कोई बेनिफिट आने वाले टाइम में उससे बेनिफिट रिसीव होगा। एक्सपेंडिचर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम कैपिटल एसेट्स पे करते हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, या जो कैपिटल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू है उनको इंक्रीज़ करने के लिए अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमारे पास है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हम करते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है, और ये एक्सपेंडिचर हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है हम उसे मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। These are certain expenditure which are revenue in nature, but the benefit of which is likely to be derived over a number of years. ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो रिवेन्यू होते हैं नेचर में, बट जो इसका बेनिफिट है वो हमें काफ़ी टाइम के बाद मिलता है या काफ़ी टाइम तक मिलता है। एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखने में तो हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लगती है क्योंकि ये मेंटेन करती है हमारी अर्निंग कैपेसिटी। अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हम उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो उसकी जो सेल को ये मेंटेन करती है, बट जब वो सेल को बढ़ाती है उस एक्सपेंडिचर के कारण, जब हमारी सेल बढ़ती है तब वो एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंसेस। जब हम किसी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए या सेल करने के लिए कोई उस पर खर्चा करते हैं दैट इज़ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम। जब हम रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारे पास इनकम आ जाती है। रिवेन्यू क्या होता है? जो टोटल जो उस गुड को बेचने में हमें जो इनकम हुई है, हमने एक प्रोडक्ट बेचा उससे हमें जो इतनी भी अमाउंट मिली दैट इज़ रिवेन्यू। जब हम उसमें से जो उस पर लगाई हुई हमारी कॉस्ट है उसे लेस कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है इनकम। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट। जब टोटल रिवेन्यू ज़्यादा हो एक्सपेंसेस से एक अकाउंटिंग पीरियड में तो दैट इज़ प्रॉफिट। फिर हमारे पास है गेन। कोई इंसिडेंटल बेनिफिट हो जाता है हमें बिजनेस से, जैसे कि हम लैंड परचेज़ कर रहे हैं, आज वो लैंड 1.5 लाख की है, बट 1 साल बाद अचानक किसी रीज़न से वो लैंड की वैल्यू 1.5 से 2.5 लाख हो गई, तो जो हमें 1 लाख का जो इंसिडेंटल बेनिफिट मिला दैट इज़ हमारे लिए वो क्या है? गेन है। नेक्स्ट हमारे पास है परचेजेस। द टर्म परचेजेस इज ओनली यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स।
जो टर्म परचेज़ है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ करेंगे। गुड्स क्या है? जिसमें जो सेलर है वो जिसमें डील कर रहा है, जैसे कि एक फ़र्नीचर बेचने वाला है वो फ़र्नीचर बेचता है, और जो स्टेशनरी बेचने वाला है वो स्टेशनरी बेचता है। अगर एक फ़र्नीचर वाला कोई पेन या पेपर यूज़ कर रहा है तो क्या वो उसका गुड है? नहीं। वो किसका गुड है? वो जो स्टेशनरी जिससे वो लेके आया है वो उसका गुड्स है, ना कि फर्नीचर बनाने वाला। फर्नीचर बनाने वाले के तो गुड सिर्फ़ और सिर्फ फर्नीचर है। इसमें हमारे पास इसमें हम गुड्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ परचेज़ वर्ड यूज़ करेंगे। जहाँ पर गुड्स आए वहाँ पे हमारे वर्ड्स क्या है? परचेज़ यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास दोनों आते हैं, कैश और क्रेडिट परचेज़, हम इसमें दोनों लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस। जब टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो टोटल रिवेन्यू से, वो क्या होता है? लॉस। नेक्स्ट है सेल्स। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। इट इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट। इसका मतलब है जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है गुड्स या सर्विसेज की कस्टमर को फॉर ए प्राइस, किसी प्राइस के लिए। इसमें कैश और क्रेडिट सेल दोनों आते हैं। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। जब ओनर रिटर्न कर देता है गुड सप्लायर को जो उसने ख़रीदे हैं तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम मैन्युफैक्चरर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा किसी सप्लायर से, उसने मुझे सप्लाई किया रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल किसी रीज़न से ख़राब हो गया या उसमें पहले से कोई डिफ़ॉल्ट था, तो मैंने सप्लायर को जब वो गुड वापस कर दिया, मैंने परचेज़ किया अब रिटर्न कर दिया वही गुड उसको सप्लायर को, तो वो हुआ परचेज़ रिटर्न। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। जब मैंने सेल की, मैंने कस्टमर को बेच दिया सामान, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आया, उसने मुझे रिटर्न कर दिया, तो वो क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक का मतलब है जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं उन्हें दोबारा बेचने के लिए, और वो कुछ गुड्स उनमें से जो हैं वो बिना बिके रह जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 लाख के गुड खरीदे एक साल में बेचने के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो 10 लाख के गुड्स ही बिक जाएंगे, उसमें से हो सकता है 8 लाख के बिके। अगर वो 8 लाख के बिक गए और बाकी के जो 2 लाख बचे हैं वो हमारे लिए क्या होगा? स्टॉक। स्टॉक हमारे पास दो तरह का है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग होता है जो साल की शुरुआत में हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है वो ओपनिंग स्टॉक, और जो साल के एंड में पड़ा है वो क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 2 तरह की होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर इसको आगे फर्दर 4 पार्ट्स में किया हुआ है डिवाइड। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश्ड गुड्स की और स्टॉक इन ट्रेड। जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री भी स्टॉक ही है। जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, जैसे कि अब एक कपड़ा बनाने वाला मिल है, उसके लिए कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस क्या हुआ? उसने कॉटन से थ्रेड बनाया, वो उसका भी काम चल रहा है। फिर जब थ्रेड से क्लॉथ बन गया तो वो उसके लिए फिनिश्ड गुड्स। और स्टॉक इन ट्रेड क्या हुआ? जब वो क्लॉथ मार्केट में जाएगा फर्दर सेल होने के लिए, तो वो होगा स्टॉक इन ट्रेड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ये वो अमाउंट है जो हम रिसीव करते हैं गुड्स को सेल करने पे या सर्विसेज को रेंडर करते हैं, तब हम जो अमाउंट रिसीव करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसमें इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, इसमें डेटर्स भी इंक्लूड होते हैं और बीआर भी इंक्लूड होते हैं। डेटर्स होते हैं जब हम गुड्स को उधार में बेचते हैं, वो हमारे लिए होते हैं डेटर्स। बीआर को भी हम गुड्स क्रेडिट पे ही बेचते हैं, बट इसमें क्या है, हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो साइन करते हैं। इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है। ड्रॉअर होता है जो शॉपकीपर होता है, वो उस एक बिल बनाता है। फिर ड्रॉई होता है जो कस्टमर होता है। जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को बीआर देता है बनाकर, जो कस्टमर है वो उसे एक्सेप्ट करता है, उस पे नीचे साइन कर देता है,
और उसे वापस कर देता है जिसने बिल बनाया था, मतलब शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर के पास एज अ प्रूफ है कि इसने मुझसे उधार माल खरीदा, तो वो उसके लिए क्या है, बिल रिसीवेबल, उसने बिल रिसीव किया। और जो ड्रॉई है उसके लिए वो बिल क्या है, पेबल, भी उसे बिल पे करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी सेम है, बस इसमें क्या है, जब हम परचेज़ करते हैं उसके लिए जो अमाउंट पे कर रहे हैं दैट इज़ ट्रेड पेबल। इसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं। बिल्स पेबल पहले अपन ने बात कर ही ली। क्रेडिटर्स क्या होता है, जिनको क्रेडिट परचेज़, हम क्रेडिट परचेज़ कर रहे हैं, हम क्या है, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स। गुड्स क्या है, पहले भी हम इतने बार बात कर चुके हैं। गुड्स क्या है, गुड्स ऐसी चीज़ जो हम परचेज़ करते हैं दोबारा बेचने के लिए, और इन्हें हम बेचने के लिए ही खरीदते हैं। जैसे कि फर्नीचर बनाने वाला है, उसके लिए उसका फर्नीचर का जो काम है, जो फर्नीचर है वो उसके लिए क्या है, गुड। नेक्स्ट हमारे पास है वाउचर। वाउचर भी बिल की तरह ही होता है, एक प्रूफ की तरह होता है। उसके बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। इसकी और कोई मतलब वो है नहीं, सिर्फ इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने के लिए एक वाउचर डॉक्यूमेंट है जो हमें पे करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट। हम कोई भी रिबेट या अलाउंस देते हैं या लेते हैं, मतलब सेलर जब बायर को देता है कोई भी रिबेट या अलाउंस, तो वो क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट टू टाइप का, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब सेलर अपने सभी कस्टमर्स को एक फ़िक्स परसेंटेज पे, सभी को ही उस गुड पे वो डिस्काउंट देता ही देता है, चाहे वो कोई भी कस्टमर हो। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। और जो कैश डिस्काउंट है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब पेमेंट, मतलब जो जब गुड खरीदा उसी टाइम पेमेंट करते हैं, उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट के अलावा, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है एंट्री। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, एंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स ही आते हैं जब हम डेटर से कोई भी अमाउंट रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता, दैट इज़ बैड डेट। किसी ने अपने को पैसे देने से मना कर दिया तो वो क्या है, हमारे लिए बैड डेट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। जब कोई पर्सन या एंटरप्राइज अपने डेट्स पे करने की हालत में ना हो, अपना उधार चुकाने की हालत में ना हो, वो पर्सन या एंटरप्राइज इंसॉल्वेंट हो जाएगी। और सॉल्वेंट उसका अपोजिट, जब कोई एंटरप्राइज या पर्सन अपने डेट्स पे करने की हालत में हो, दैट इज सॉल्वेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं अपने फंड्स की शेयर्स या डिबेंचर में कंपनी के, ताकि इस इंटेंशन से करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई अर्निंग हो, कोई रिटर्न मिले। हम अपना पैसा, हम सेविंग्स करते हैं, हम क्या चाहते हैं, अभी सेविंग पे भी हमें इंटरेस्ट मिले, तो हम क्या करते हैं, शेयर या डिबेंचर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं इस इंटेंशन से कि आने वाले टाइम में हमें उससे कोई ना कोई रिटर्न मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।